श्यामला मातरम वंदे मातरम वो वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, सांझ संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। साथ में गाएंगे वंदे मातरम। Come on everyone, वंदे मातरम वो वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप ना होते तो मेरा क्या होता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में मौजूद हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है बेहद उमस है, बहुत गर्मी, लेकिन आप तमाम सारे लोग, आज मुझे लेट हुआ आने में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भैया ये क्या पहने हो? ज्वेलरी। हाँ, ज्वेलरी। अच्छा, ये डायमंड है? डायमंड असली है? नहीं, नकली। अभी तो फर्जी पहन रहे। अभी तो फर्जी पहन रहे। बुलंदशहर है? बुलंदशहर? हाँ, बस वही रास्ता आगे जाए बुलंदशहर चला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ आपका? ईस्ट दिल्ली शादरा। ईस्ट दिल्ली। तो मतलब ये खास पोशाक क्यों? एक्चुअल में ब्लॉग शूट करने के लिए आई हूँ, अपना पब्लिक रिएक्शन लेने के लिए। पब्लिक रिएक्शन लेने के लिए, बहुत अच्छा। तो आप कैमरामैन हैं? कैमरा में आप संभाल रही हैं। क्या नाम है आपका? बुशरा खान। बुशरा खान। बुशरा खान, आपको पहले, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा, बहुत मुबारक हो, और आप बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत अच्छा लग रही है मुझे। तो कुछ बोलेंगे भी या सिर्फ ऐसे ही कुछ? मैं तो सिर्फ पब्लिक रिएक्शन देखने के लिए आई हूँ, पब्लिक मुझे किस तरह से ट्रीट करते हैं, हम इंडियन ट्रेडिशनल के। अरे वो जैसी आप होंगी वैसे ही ट्रीट कर रही है, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छा ट्रीट करेगी आपको, बहुत अच्छा ट्रीट करेगी आपको। तमाम सारे लोग जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, वो सब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छा लग रही है। मैम कहाँ से आना हुआ आपका? जी मैं हिमाचल से। आगे आ जाइए। कुल्लू से? क्या बात, थोड़ी सर्दी ले आई होती मुट्ठी में। यहाँ तो देखिए कितना उमस है। सर्दी है, उधर ज्यादा सर्दी है। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ थोड़ा सा। और कैसे आना हुआ? बेटा यहाँ पे जॉब करता है। बेटा जॉब करता है? अच्छा, गुड़गांव में। गुड़गांव में, बहुत अच्छा। आपको प्रोग्राम में रोज टीवी पे देखती थी। हाँ। तो मैंने कहा मिलना चाहिए, दिल्ली आए हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता भैया जी से ना मिले। हाँ, बहुत अच्छा किया। 2 दिन से मैं भी शो नहीं कर रहा था, और कर क्या नहीं रहा था, आता तो रोज था और लौट जाता था। एक दिन भाषण चला, फिर दूसरे दिन चला, तो फिर बातचीत नहीं हो पाई। कहाँ से आना हुआ आपका? जम्मू से सर। जम्मू से। बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, लुकिंग वेरी नाइस और हैंडसम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप साहब कहाँ से? जम्मू से। क्या नाम है आपका? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पहले तारुफ कराता हूं, मैं आता हूं, आपके पास भी आता हूं। अरुण त्रिपाठी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे, हमारी समस्या अभी तक नहीं पहुंच पाए, आते होंगे। अनुजा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। एसके दत्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दत्ता साहब, थैंक यू सो मच। फजील अहमद साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नीति शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। किशोर मासूम जी मुंबई से हैं और यहां पे आए हैं, आरपीआई पार्टी का रिप्रेजेंट करते हैं, एनडीए का घटक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अठावले जी वाली पार्टी जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, अठावले वाली पार्टी को, बहुत बहुत शुक्रिया।
उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये आज खास तौर से ये टी शर्ट निकाला है? नहीं, ये पहनते हैं, बहुत अच्छी है। कांग्रेस आ गई, समय पे आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। और एक बात आपको और बताएं, अरुण जी बैठिए, तस्वीर रखिए तो मैं बताऊं, अरुण जो है वो सूरज का सारथी है। खड़े रहो, आराम से खड़े रहो, पूछेंगे नहीं। अरुण का सारथी, अरुण जो है सारथी है सूरज का, तो पहले अरुण आता है, उसके बाद सूरज आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरोड़ा जी, प्रधानमंत्री का भाषण सुना, सबने सुना? हाँ जी, कृषक नेता भी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कहां से आए हैं? दिल्ली से। क्या नाम है? बीएल शर्मा जी, जबलपुर। हाथ मिलाने की जरूरत ही नहीं, मैं मान लिया आप जबलपुर से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ, जवाब दिया उन्होंने, वो सब देखा आपने। बातचीत का सिलसिला वहीं से हम शुरू करेंगे। कांग्रेस जी, बिल्कुल आराम से खड़े रहिए, वहां पे ध्यान रखिएगा पेड़ खराब ना हो। कांग्रेस आ गई है, पानी वानी पीना हो तो पी लीजिए, पी लिया, सांस आनी हो तो सांस ले लीजिए। सांस ले चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा बाद में फिर आपको। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करूं साहब? जी जी जनाब जी, ये बताइए, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं सदन से आप क्यों चले जाते हैं? बताइए, इसका कारण बताइए, क्यों? बिल्कुल सही कहा। आप कहते हैं कि आपका अपमान होता है, ठीक है ना? आप देश का अपमान करते हैं, क्यों? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। बहुत बहुत सही सवाल, और आपका साधुवाद की सवाल आपने पूछा। जी देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष जो है वो जनता की आवाज है, जी, यही है ना? अब वो चुनी हुई आवाज है। बिल्कुल, वो नहीं सर, ये लोकतंत्र की परिभाषा अलग है। लोकतंत्र की परिभाषा ये है कि जब आप लोकतंत्र में किसी को सत्ता में लाते हैं तो वो सरकार चलाता है, और जो हाँ जी, सदन में बोलने नहीं देते विपक्ष को, सरकार को, तो हम इन्हें नहीं बोलने देंगे। देखिए, मेरा ये जो शो है इसमें बिलीव करता है, खड़े रहो, मैं आ रहा हूं आपके पास, कि लकीर हमेशा बड़ी खींचनी चाहिए। उदाहरण दीजिए तो जीवन में सर्वोत्तम उदाहरण दीजिए। आप डिसिप्लिन होकर बताइए कि हम कैसे हैं और हम क्या चाहते हैं, वो बताइए आप। सर मैं बता रहा हूँ, एक चीज बताइए, मैं यहाँ बैठ के धरना प्रदर्शन करने लगूं, राहुल करने लगूं और कांग्रेस करने लगूं, तो आपका ये प्रोग्राम चलेगा नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब ये संसद को नहीं चलने दे रहे, संसद को नहीं चलने दे रहे, पूरे देश की जनता को अच्छा नहीं लग रहा, तो इन्हें क्यों बोलने दे? बताइए आप। कहां से आना हुआ था? महाराष्ट्र? गुजरात, बिल्कुल। गुजरात में कहां से? अहमदाबाद। मैं आता हूं आपके पास। जनाब बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, ठीक है, भाई नाराज होगा, हो सकता है कांग्रेस से। नाराज नहीं, देश जवाब जानना चाहता है आपसे। भाई तो दाल में जो 1000 जीरे पड़े होंगे उसमें से जीरे का जीरा है। देश आपसे सवाल जानना चाहता है। खड़े रहिएगा, आपसे अभी रिएक्शन मिलेगा, आपको भी मैं दूंगा। जी, नाउ यू प्लीज आंसर। देखिए, पहला चीज तो आपने पूछा कि आपने वॉकआउट क्यों किया। हाँ। वॉकआउट ये है अच्छा कि तो इसलिए पूछा। जब जनता की बात होगी नहीं सदन में, मणिपुर पे चर्चा के लिए ये विषय लाया गया था, आपको पता होगा। मणिपुर पर आप बोल ही नहीं रहे, 1 घंटे के बाद वॉकआउट हुआ है। हम इंतजार कर रहे हैं कि आप कब बोलेंगे प्रभु। देश की अस्मिता का सवाल है, देश की महिलाएं बहनों का सवाल है, आप उसमें बोल ही नहीं रहे। आप क्या क्या बातें कर रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी, वेट भैया, कहां से आना हुआ? आगरा से आना हुआ। अरे आगरा का आदमी पीछे खड़ा है। जी बोलिए। मणिपुर पे क्यों नहीं बोलते हैं लोग? मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा हो रही है, कुछ तो बोला ही है सरकार। कौन? सरकार क्या बोल रही है मणिपुर पे? रुको, बड़ा नहीं बोला, कम बोला है, पर उन्हें बोलना चाहिए था। इतनी हिंसा हो रही है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोला किसने? वो भी बोल गया ना, हिंदुस्तान के टुकड़े हो गए, भारत माता की हत्या हो गई। बोलने का कल है, उसमें उसके वो लेट है, उसमें दिमाग नहीं है। अरे रुको, गुस्सा नहीं, अंदर आ जाइए, आप अंदर आइए, आ जाइए अंदर आ जाइए। अब वहां जगह दो, वहां बैठ जाए, वहां जाइए, तो पीछे से धक्का लग रहा। जी, कंप्लीट हो गई बात आपकी? नहीं, मुझे एक चीज और कहनी है कि देखिए, अविश्वास प्रस्ताव तो विपक्ष लाया था, और इसीलिए लाया था कि मणिपुर पे चर्चा हो। अब भाई वहां से सवाल उठा रहा है, भाई से कोई ये पूछे
कि जब देश की बेटियां नग्न घुमाई जा रही हैं और आप कह रहे हो कि हल्ला कर रहे हो। अरे भाई, हम जनता के हित में ही हल्ला कर रहे हैं। हम बेटियां और महिलाओं के लिए ही बात करना चाहते हैं। हम इसीलिए हल्ला कर रहे हैं कि आज देश की अस्मिता की बात है, आइए और बैठ के बात हो। जी, मैं आ रहा हूं, मैं रुको, आराम से, 1 by 1। जनता से यही पूछना है मुझे। चार आ गए हैं आप, चार खड़े रहेंगे। जी, बीजेपी का जवाब लेते हैं, उसके बाद फिर। जी, मैं सिर्फ अपने भाई को बताना चाहती हूँ कि अनुच्छेद 75 के अंदर, पार्लियामेंट रूल्स के अंदर ये बात, जब आप ये लेकर आए हैं, नो कॉन्फिडेंस वोट मोशन लेकर आ रहे हैं सामने, तो आपको ये बात के बारे में अच्छा तरीके से पता होना चाहिए कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाया जाता है। वो इसलिए लाया जाता है कि आप ये पूछ रहे हैं सरकार से, जो अभी है, जो प्रेजेंट सरकार है, कि आपने क्या काम किया है, आपके साथ कितनी वोट बैंक है, क्या आपने लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम किया कि नहीं किया। तो हम लोग वो बता रहे थे। जब हम वो बता रहे थे तो इनको परेशानी शुरू हो गई, क्योंकि हम लोगों ने जब बताना शुरू कर दिया तो इन्हें इतनी परेशानी हो गई। भाई साहब, आपके टाइम पर मैं नहीं बोली, और जब ये बात सामने आई, तो जब ये बोलना करना शुरू हो रहे हैं मोदी जी, तो इनको तकलीफ शुरू हो गई कि मोदी जी मणिपुर पे कब बोलेंगे, मोदी जी मणिपुर पे कब। अरे मोदी जी मणिपुर पे ही बोलने आए थे, 10 तारीख बोल दी गई थी कि हम बोलेंगे, और जब हमने बोलना शुरू किया तो राहुल गांधी जी आ गए। देखिए भाई, वेरी नाइस कहा जो बोल, मैंने वेरी नाइस नहीं। देखिए, राहुल गांधी जी विपक्ष के सम्मानित नेता हैं, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे अनुनय भी करूंगा, विनय भी करूंगा कि मर्यादा और उस सब का पालन किया जाए। जी, ये शोभा नहीं देता ना। क्या? सम्मानित नेता को आप कह रहे हैं राहुल गांधी सम्मानित नेता, आंख मारना, फ्लाइंग किस कसना, ये उसको गांधी कैसे कहें। लेट रिप्लाई। रुको भाई, रुको, मुझे भी नौकरी कर लेने दो। कितना जनता का जो एक व्यक्तित्व है, कितना प्यारा और कितना सुंदर निकल कर आया, जो ये मानते हैं कि राहुल गांधी जी जो अपने आप को अब पार्लियामेंट के सदस्य मानते हैं, और आते ही जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी उनकी हुई, और अभद्र तरीके से उन्होंने एक तो भारत माता की हत्या करी, फिर वो ये कहते हैं कि मेरी मां को मार दिया, मां साथ में बैठी है, उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो भारत है, भारत एक गरीब देश की तरह, जो पहले कहा जाता था, एक दुखी देश है, एक गरीब देश है, एक भारत में ये नुकसान है, ये उन्होंने अच्छा नहीं बोला। भारत एक विकसित देश है, भारत एक आवाज के नाम पर जो इन्होंने कहा है, भारत एक आवाज है, तो वो आवाज कहाँ है? आपने सुना लोगों की आवाज? आप तो कहते हैं पूरे भाषण में से कुछ चीज, पूरे भाषण में से अगर कुछ चीज कोट करनी हो या कुछ बोलना हो, तो मैं एक लाइन बोलूंगा मोदी जी के भाषण से। उन्होंने कहा कि ये वक्त बहुत कीमती है, ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम रह रहे हैं। ये वक्त वो है जो तय करेगा कि ये आने वाले 1000 साल कैसे होंगे। ये मेरे लिए, जिसको जो पसंद है वो अपनी अपनी बात कह रहा है, मुझे ये बात पसंद आई। और दूसरी, जी मैं, हाँ जी, मैं बिल्कुल, और वो युवाओं की बात ही है, मैं आपकी बात को छोटा नहीं कर रहा हूं। भारत को कहां तक ले जाना है, और युवा ये फैसला कर लिया है हमें कैसा भारत चाहिए, कैसा भारत चाहिए। और जो मोदी जी ने ये बताया है कि आने वाले समय में हमारा देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, और हमें वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस मोदी है तो मुमकिन है। इनको हर जगह हर समय इनको प्रूफ चाहिए, चाहे वो बालाकोट का हो, चाहे वो यूरी का, जो एयर स्ट्राइक किए या कुछ भी किए, इनको हर जगह प्रूफ। लेकिन इनके नेता क्या बोलते हैं कि हमारे सैनिक जो होते हैं वो मरने के लिए होते हैं। ये नहीं, हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए होते हैं। जी, समाजवादी पार्टी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसके बाद समाजवादी पार्टी विल रिस्पॉन्ड। प्रधानमंत्री जी 2 घंटा 14 मिनट बोले, जिसमें 2 मिनट केवल मणिपुर पर जो गंभीर विषय था। 97 मिनट तक अल्लग सल्ल कुछ भी बोलते रहे, कभी कहते रहे कि यूपीए का। ये चीज अच्छा नहीं लगता, ये अल्लग क्या होता है भैया, ये क्या चीज है ना। I come all the way. I vote for Modi. Where you are? I am here
From where you are? I come from Yemen. Yemen. All the way from Yemen. For Modi. Modi. Come here, come here, come here, come here. Come here. You have brought your camera? No. This is yours? His. It's his. And then why you are put it this? He given it. No, don't tell lie. But I am a big politician in Yemen. I'm a big politician in Yemen. I travel all the way to New Delhi for Modi. Modi. अच्छा यमन के आप नेता हैं? अरे अच्छा मैं यहाँ के नेताओं से बात करूंगा, कुछ ऐसे ही दिखना चाहिए। जी मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, पहले कांग्रेस रिप्लाई करेंगे। जी प्रतीक जी, अनुजा जी ने अभी एक प्रश्न उठाया। अनुजा जी ने एक प्रश्न उठाया कि राहुल जी संसद भवन में क्या किए। हाँ सॉरी, ये बात करने के लायक है ही नहीं। एक अपनी सेकंड। राज संसद से भाग जाते हैं बेचारे। अरे रुक जाइए भाई, सीमा हैदर को फिल्म, सीमा हैदर को किशोर मासूम, किशोर मासूम, पहले इनकी ही बात कर लेते हैं। जो होल्ड ऑन, छोड़ दो। You go and sit there. रामदास अठावले की पार्टी से है ना। Go and sit there. सीमा हैदर को पहले तो वो बना रहे हैं, क्या सांसद बनाना चले हैं पाकिस्तानी सीमा हैदर को, तो ये वही पार्टी है। और सुन लीजिए, मैं एक चीज कहना चाहता, मैंने इसलिए कहा, उन्होंने कहा यूपीए का क्रियाक्रम वहां कर दिया विपक्षी नेताओं ने। You please sit down. Do not disturb. You have to sit down and behave yourself. जी मैं संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। ये प्लास्टर कर रहे हैं, ये गाड़ी डेंट हो गई, इस पर पेंट कर रहे हैं, तो मैंने इसमें कौन सा गलत बात कर दी? एक बात बताइए, आप प्रधानमंत्री जी हैं, प्रमुख मुद्दों पर आपकी बात होनी चाहिए थी। जो मणिपुर की बात हुई, बेरोजगारी पे क्या बात हुई? वो कह रहे हैं ये जो विपक्ष है या कांग्रेस है, ये नहीं चाहती युवाओं को रोजगार मिले। अरे किसी ने हाथ पकड़ लिया, आपने ही तो कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, और आपने पूर्वोत्तर को लेके बात हो रही है। मेरा लिबास भी पूर्वोत्तर, हूं भी मैं पूर्वोत्तर की। मिजोरम की उल्लेख हुई है, कांग्रेस को मिजो भाषा में कहता हूं, कांग्रेस खोंगे कलदौन कमांग आई चेंग। कांग्रेस को पूछता हूं, इन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव तो लाएंगे, ये हुआ था ना संसद के अंदर, उसके बाद वॉकआउट करना। इसका साक्ष्य है, मैं वही पूछना चाहता हूँ इनके पास तक, फिर क्यों नहीं ला रहे साथ? हेमा मालिनी जी खत्म करने दीजिए। यही होता है, यही कहते हैं वायरल रेंटिंग, यही होता है वायरल रेंटिंग। मांगते हैं सबूत। अरे भाई, आप लोग 24 के बाद खुद के सबूत मांगोगे। मोदी जी ने कहा कि कहां से आना हुआ? बंगाल से की नाम? पूजा बंगाल से हैं, बंगाल जानो? भूल गया। ये भी मोदी जी का कमाल है। हाँ जी, ये भी मोदी जी का कमाल है। अच्छा बंगला भूल गया तो मोदी जी का कमाल है। जी जस्ट अ मिनट। ये देखिए वीडियो। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं? किसको कर रहे हैं? किसको? अनुजा जी बोलिए, किसको कर रहे हैं? अनुजा जी बोलिए, किसको कर रहे हैं? अनुजा जी बोलिए, पूछिए इनसे। अनुजा जी बोलिए, किसको कर रहे हैं? एक मिनट, मैं आ रहा हूं सर। देखिए मुझे प्लीज, संसद के अंदर प्रिविलेज होता है। अरुण जी, संसद के अंदर प्रिविलेज होता है। एथिक्स कमेटी होती है, वो डिसाइड करेगी क्या है क्या नहीं। मैंने छोड़ दिया, लेकिन नहीं, मैं घुस भी नहीं रहा हूं, मैं जा नहीं रहा उस मुद्दे पे। लेकिन हाँ जी, ऑफकोर्स अरुण जी नहीं, मैंने कहा संसद के अंदर का प्रिविलेज है, संसद विल डिसाइड, एथिक्स कमेटी विल डिसाइड कि क्या है। झूठ परोसा नहीं जाना चाहिए। आपने बोला जी, इतने साल से आप लोग क्या कर रहे हैं? बोल रहे झूठ परोसा नहीं चाहिए तो। और मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से, इन्होंने अभी बोला। एक मिनट अरुण जी, मैं आपको बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत बूढ़े मेरे पिताजी के माफिक हैं, प्लीज खड़ा रहिएगा जी। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, वो अभी कह रहे कहां से आना हुआ आपका? मेरा गुजरात अहमदाबाद है। क्या नाम है साहब? भरत गुप्ता, सवाल मेरा पूछिए। उनसे पूछना ये है कि जो ये कह रहे हैं कि अनसन गल बोल रहे हैं, तो अभी डिबेट जो मैक्सिमम है मणिपुर के विषय पे, जब पहले 2012 में रेप हुआ तब मुलायम सिंह ने क्या कहा था कि बच्चे गलती हो जाती है, इसके ऊपर क्या बोलेंगे?
क्या बोलेंगे बताइए आप। और ये बोल रहे हैं कि झूठ परोस हो जा रहा है, 70 साल से इन लोगों का कांग्रेस का धंधा ही है, सबको झूठ परोस रहे हैं। अब क्या बोलेंगे आप। जी, आपका समाजवादी पार्टी को पॉइंट आउट किया गया। देखिए इन्होंने अभी कहा, मैं बताऊं कि वहाँ क्या झूठ बोला गया। वहाँ ये बोला गया कि मिजोरम में हमने IIMC बनाया और वो 2011 में बन गया था। और दूसरा, अमित शाह जी ने क्या बोला, अमित शाह जी ने कलावती के बारे में गलत बोला और कलावती ने कह दिया कि नहीं, राहुल गांधी ने हमें 30 लाख का डिपॉजिट दिया, घर दिया। पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन मैंने जरूर देखा। जो मैंने यहां देखा वो मैं यहां पे आपके सामने रख देता हूं। ये जो बाहर से लोग आते हैं ना यहां पे हमारे शो में, जैसे अभी एक यमन से आए हुए हैं, इनको भी हमने अपना ही जैसा बना दिया है। खूब हल्ला मचा रहे हैं ये। चुपचाप, यू जस्ट हैव टू वेट एंड यू हैव टू बिहेव। यू आर अ गेस्ट ऑफ माइन। प्लीज लिसन मी, यू आर अ गेस्ट ऑफ माइन, यू जस्ट हैव टू बिहेव, कूल डाउन, रिलैक्स योरसेल्फ। No. You don't have to show your body. You have to show your tongue. How much you can speak. Then hold on. जी. विपक्ष में एक बात कहना चाहती हूँ, झूठ की दुकान सजाए बैठे हैं, सभी भ्रष्ट झगड़े बुलाए बैठे हैं, चौकीदार हटे तो लूट खाए सभी। सारे के सारे ये जो है ना, ये इसी उम्मीद में अपनी मौका परस्त आस लगाए बैठे हैं। क्या बात है। मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। सभ्यता किशोर, you have to wait. Sir, just give me. मैं पहली बार चांस मारा। 2018 में आई नो कॉन्फिडेंस मोशन। देश ने कॉन्फिडेंस दिखाया बीजेपी के प्रति 2019 में। आज 2023 में नो कॉन्फिडेंस आया बीजेपी के प्रति। 2024 में सारा संसार, हम सारी जनता है। और इसी तरह नो कॉन्फिडेंस राहुल जी ये प्लान कर रहे हैं कैसे 2028 में लाएं, ताकि 2029 में पूर्ण 2027 में लाएं, 27 में लाएं, 2028 में पूर्ण रूप से बीजेपी आए। यहाँ पे पॉलिटिकल परफॉर्मेंस के अगेंस्ट, पॉलिटिक्स ऑफ भ्रष्टाचार, पॉलिटिक्स ऑफ परिवारवाद, पॉलिटिक्स ऑफ तुष्टीकरण, ये है। ये कहते हैं नौकरी दी। अरे इतनी रेलें, इतनी भारत रेलें केवल जिन्ना ने उसने बना दी क्या? अलादीन के जिन्ने बना दी क्या? 70 एयरपोर्ट अलादीन के जिन्ने बना दिए क्या? ये सड़कें अलादीन के जिन्ने बना दी क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना अलादीन के जिन्ने आके बना दी क्या? संसद अलादीन के जिन्ने दे दिया क्या? क्या गैस अलादीन ने जान दिया? आपने 70 साल में रेंगते ही थे प्रभु, रेंगते ही थे। आया उतना नहीं बोला जितना आप बोला है। आजा बेटे जरा, आजा बेटे जरा, यहाँ आ गया। कहाँ से आना हुआ? बरेली। क्या नाम है बेटा? सोहेल। क्या काम करते हो सोहेल? आ गया ना बेटा, उतनी डर क्यों रहा? क्या काम करते हो बेटा? खाली है। क्या उम्र है तुम्हारी? 16 साल। कितने भाई बहन हो? 3। सबसे बड़े हो या सबसे छोटे हो? बड़े। सबसे बड़े हो। तो काम के सिलसिले में दिल्ली आए हो? काम ढूंढने के सिलसिले में? घूमने। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। घूम के जल्दी चले जाना बरेली बेटा, ठीक है? पढ़ाई लिखाई कुछ कर रहे हो? नहीं। पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो। 16 साल उम्र भी है, घूमने आए हो। मैं मना नहीं कर रहा हूं, घूमने से आदमी की तबीयत थोड़ी बदलती है, लेकिन ध्यान रखना बेटा, घर जल्दी लो वापस जाना और कुछ काम धंधा ढूंढो, ठीक है? मुझे शो के बाद मिलना, बताऊंगा क्या काम कर सकते हो। जस्ट गिव मी अ सेकंड सर, गिव मी सर। जी देखिए, अठावले साहब की पार्टी से हूं तो 4 लाइन तो बनती है। माइक प्लीज हटाना मत, अच्छा लगे तो तालियां बजाना। कि 2024 के मैच में एनडीए लगाएगा जीत के चौके और छक्के। 2024 के मैच में एनडीए लगाएगा जीत के चौके और छक्के। पूरा विपक्ष देखकर रह जाएगा भौचक्के। मोदी जी और हम हैं देश भक्त पक्के, इसलिए विपक्ष हमारा कुछ नहीं कर सकते। राहुल, ममता, अखिलेश और लालू में नहीं है इतनी ताकत जो मुकाबला कर सके हमसे डट के। जब नाम सुना है योगी मोदी तो भूत पिशाच भी ना फटके। मैं आया वेरी क्विक। जिस तरह से ये लोग मणिपुर सबके है, इनको पूछिए क्या मणिपुर से इनको कोई संवेदना नहीं है? 2023 में मणिपुर में जो कुछ हुआ, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। बोला कब? 56 में, 66 में, 46 में, 74। अरे भैया 2023 में जो मणिपुर चला उसके बारे में कब बात होगी? पूरे 2 घंटा लग गया, आपने एक बार भी नहीं बोला। मैं अब आप बोल दिए ना, दूर युद्ध से भागते नाम धरे रणधीर, भाग्य चंद की अभी तक सोई है तकदीर। कभी यूं और कुछ नहीं आता उनको। दूसरी बात, एक बात और करा, मणिपुर में कांग्रेस की सरकार थी। मैं आज कांग्रेस से पूछना चाहता हूं,
मणिपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को बम से उड़ाया गया, कांग्रेस की सरकार थी। गजब। हाँ किसको? इन्हीं को। किसको? डेली आते हैं बस ये। कौन? उनका नाम मुझे नहीं पता, वो ग्रीन वाले वो जो ग्रीन वाले ऑटो वाले भैया। हाँ, ऑटो वाले। क्या नाम है तुम्हारा? तनवीर। तनवीर कहते हैं कि ऑटो वाले भैया को रोज क्यों बुलाते हो? अरे मैं वो ये कांग्रेस ने कहा ये एक ही है, वो यही आते रहते हैं, फालतू बात करते रहते हैं। ये फालतू बात करते रहते। देखो भाई, हर बोलने वाले को थोड़ा समझना चाहिए, समझना चाहिए। भैया एक बात मैं अपनी कह देता हूँ, मेरे शो में जब यमन से कोई आ सकता है तो कोई यहाँ खलीलाबाद से भी सकता। वक्त छोड़े थे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आया। मातरम दर्शन करने से लोगों को संतान सुख मिलता है। यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु यहाँ भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस मंदिर को भी मूलभूत सुविधाओं से लैस कर दिया जाएगा। मंदिर को भव्य रूप मिलने के बाद यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को काफी आराम मिल सकेगा। सीरिया में कुर्द लड़ाकों का तुर्की के समर्थन वाले लड़ाकों के गुट पर जानलेवा हमला करने का खौफनाक वीडियो सामने आया। 12 साल से गृह युद्ध की आग में जल रहा सीरिया तुर्की का पड़ोसी है और उसके उत्तरी हिस्से में कुर्द लड़ाकों का दबदबा है, जिन्हें तुर्की आतंकवादी मानता है। इसलिए कुर्द लड़ाके और तुर्की के समर्थन वाला सीरिया की सरकार का विरोधी गुट एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं और सामने आए वीडियो में उनकी वही दुश्मनी देखने को मिली। कुर्द लड़ाके तुर्की की टीम के लड़ाकों पर अंधाधुंध फायरिंग करते नजर आए। तभी तुर्की के गुट वाला एक विद्रोही कुर्द लड़ाकों की गोलियों से बचकर भागता दिखाई दिया, मगर कुर्द लड़ाके उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े और उन्होंने रॉकेट लॉन्चर ही निकाल लिया। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। वहां एक कुत्ते की मौत पर हवन पूजन के बाद 13वीं का भोज खिलाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गांव के लोगों ने हिस्सा लिया, जिसकी चर्चा चारों तरफ हुई। हैरान करने वाला यह मामला बागपत के बिजरौल गांव से सामने आया, जहां टॉमी नाम के कुत्ते की मौत के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए गांव के ही कुछ लोगों ने मिलकर हवन पूजन कराया, जिसके बाद ब्रह्म भोज का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया गया। वहां से सामने आए एक वीडियो में कुछ लोग कुत्ते की माला लगी तस्वीर के सामने खड़े दिखे। पालतू कुत्ते के मरने पर आयोजित इस हवन और भंडारे की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। ईरान में 7 साल बाद सऊदी अरब के दूतावास में फिर कामकाज शुरू हो गया। ईरान के मीडिया ने दावा किया कि सऊदी अरब में भी जल्द ही ईरान का दूतावास खुलेगा, जो साल 2016 में दोनों के बीच हुए एक विवाद की वजह से बंद हो गया था। और ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए थे। ईरान के मीडिया के मुताबिक मार्च में चीन ने ईरान और सऊदी अरब के बीच मध्यस्थता करवाई थी, जिसमें दोनों देशों ने फिर से राजनयिक संबंध बहाल करने पर सहमति जताई थी, जिसके बाद ईरान की राजधानी तेहरान में पिछले 7 साल से बंद चल रहे सऊदी अरब के दूतावास को खोल दिया गया था। दोनों देशों के बीच विवाद उस वक्त शुरू हुआ था जब साल 2016 में सऊदी अरब में शिया मौलवी शेख अल निम्र को फांसी की सजा दे दी गई थी, जिस पर ईरान भड़क गया था और उसने सऊदी अरब से राजनयिक संबंध तोड़ लिए थे। और दिल्ली के सभी स्कूलों में बच्चों के मोबाइल लाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने इसके लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी और स्कूलों को आदेश दिया कि वो इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे स्कूल में मोबाइल फोन लेकर ना आए, उसे पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाए। दिल्ली सरकार की एडवाइजरी में बच्चों के अभिभावकों से भी अपील की गई कि वो सुनिश्चित करें कि उनका बच्चा अपने साथ मोबाइल लेकर स्कूल ना जाए। एडवाइजरी में स्कूलों के हेल्पलाइन नंबर जारी करने के आदेश दिए गए, जहां इमरजेंसी के वक्त अभिभावक बात कर सके। स्कूलों को ये भी निर्देश दिए गए कि अगर बच्चा स्कूल में मोबाइल लेकर आता है तो उसे किसी लॉकर में रखने की व्यवस्था स्कूल प्रबंधन की तरफ से कराई जाए। दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी की। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में बादल फटने से वहां के हालात बिगड़ गए। भारी बारिश के बाद पहाड़ से आए बेहिसाब पानी और मलबे की चपेट में आकर एक मकान ढह गया और उसमें रहने वाले 5 लोग सैलाब में बह गए। इस घटना के बाद वहां दहशत मच गई, क्योंकि बादल फटने के बाद पहाड़ से आए सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पहाड़ से आ रहा बेहिसाब पानी जिले के सिरमौरी ताल नाम के गांव में घुसता दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा कि वहां कोई छोटा डैम टूट गया हो। बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने गांव में हाहाकार मचा दिया। एक घर तो बिल्कुल ही बह गया और उसमें 5 लोग आ गए, नहीं पता चल रहा कि अभी कहाँ है। सैलाब के गुजरने के बाद लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं, क्योंकि पूरे गांव में 3 से 4 फीट तक मलबा जमा हो गया। गांव में हर तरफ सैलाब के साथ आई बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई दी। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। यूपी के मुरादाबाद में बाढ़ की वजह से वहां की रामगंगा नदी उफान पर आ गई और उफनती नदी का पानी सड़कों पर बहने लगा, जिससे वहां की कई सड़कें पानी में डूब गईं।
जिसकी वजह से वहां के लोगों को जान जोखिम में डालकर उसी पानी से होकर गुजरना पड़ा। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें वहां घुटनों तक पानी भरा नजर आया। कुछ इलाकों में तो इतना ज्यादा पानी भर गया कि लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया। ऐसे में लोग ट्रैक्टर की मदद से सफर करने को मजबूर दिखे। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें जल भराव की वजह से सड़कें ही गायब दिखी, जिन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे लोग तालाब के बीच रह रहे हों। गांव वालों के मुताबिक वहां पिछले 2 महीने से पानी भरा हुआ है और उन्हें हर रोज इसी पानी से होकर गुजरना पड़ता है। उस नदी के उफान पर आने से वहां मौजूद कई घरों को भी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से लोग डर के साए में जीने को मजबूर हो गए। नूह में धारा 144 के तहत नए आदेश पारित किए गए हैं, जिसके तहत अब स्कूल कॉलेज को खोलने का फैसला ले लिया गया है। साथ ही बैंकों में भी लेन देन का काम आम दिनों की तरह अब हो सकेगा। 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद से नूह में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने नया आदेश जारी कर दिया। नूह में आज से स्कूल और कॉलेज खुलेंगे, बस सेवा पूरी तरीके से बहाल होगी, बैंकों में आम दिनों की तरह काम होंगे। वहीं एटीएम मशीनें भी सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगी। हालांकि इस दौरान सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद रहेंगे और अगर कोई भी आदेश का उल्लंघन करता मिलता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर दी जाएगी। और उधर नूह में हुई हिंसा के बाद से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी लगातार जारी है। सिर्फ नूह ही नहीं, दूसरे जिलों में भी उपद्रवियों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है और उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की लगातार हो रही कार्रवाई से उपद्रवी डरे सहमे हुए हैं। आरोपियों को लगातार छापेमारी कर गिरफ्तार किया जा रहा है। नूह हिंसा में अब तक 153 केस दर्ज हो चुके हैं। अब तक 365 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 111 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं गुरुग्राम में 37 केस दर्ज किए गए और 79 लोगों की गिरफ्तारी हुई। टोटल ऑफ 37 FIRs till date. In this, 79 persons have been arrested in the various cases. नूह में भड़की हिंसा के बाद से लोगों से लगातार शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही हेट स्पीच और सोशल मीडिया पर भी प्रशासन नजर बनाए हुए है। हेट स्पीच और भड़काऊ भाषण के केस में भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पश्चिम बंगाल के हुगली में पंचायत बोर्ड के गठन पर हिंसा भड़क गई। वहां टीएमसी और सीपीएम के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। इसके बाद वहां से डराने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें सड़क पर जंग का मैदान बना दिखाई दिया। कुछ लोगों और पुलिस के बीच बहसबाजी और जमकर झड़प होती दिखी। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाए। कई जगह से बमबाजी की तस्वीरें भी सामने आईं। हाथ में डंडे लिए पुलिस उस भीड़ को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद जब आग बबूला भीड़ ने कदम पीछे नहीं खींचे तो पुलिस को उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। बताया गया कि फुरपुरा पंचायत बोर्ड के गठन पर यह विवाद शुरू हुआ था। पश्चिम बंगाल के हुगली में भड़की हिंसा के बाद हालात संभालने के लिए वहां सुरक्षा बल के जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया, क्योंकि टीएमसी और सीपीएम के समर्थकों ने वहां जमकर उत्पात मचाया, जिससे पूरे इलाके में हिंसा की आग भड़क उठी। जिसके बाद हालात को काबू करने के लिए अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ भारी संख्या में पुलिस के जवानों को भी तैनात कर दिया गया। बाद में सुरक्षा बल के जवानों ने उस इलाके में मार्च भी निकाला। वहां से सामने आई तस्वीरों में जहां कुछ देर पहले भीड़, हंगामा, बमबाजी और पत्थरबाजी होती दिखी थी, वहां सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। इलाके की दुकानों पर ताले पड़े नजर आए। तनाव को देखते हुए इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए। एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसमें कुछ मोटरसाइकिल सवार पाबंदियों के बावजूद सड़कों से गुजरते दिखे, जिन्हें वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। और उधर पाकिस्तान में चल रहे चुनावी हलचल के बीच पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के वहां लौटने की उम्मीद बढ़ गई है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नवाज शरीफ के भाई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया है कि अगर अगले चुनाव में उनकी पार्टी जीत जाती है और उनकी सरकार बन जाती है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ही बनेंगे। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया अपराध से जुड़े 3 कानूनों को बदलने का विधेयक। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट बदलकर बनेंगे 3 कानून। न्यूज संस्था न्यूज क्लिक पर कार्रवाई के लिए 255 हस्तियों ने लिखी राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस को चिट्ठी। देश विरोधी एजेंडा चलाने के आरोप में न्यूज क्लिक के खिलाफ कार्रवाई की अपील। राइजिंग इंडिया में एक मंच पर आधी आबादी का दम। न्यूज 18 इंडिया के श्री शक्ति में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मंच पर किया आशा भोसले का सम्मान। अटकलें लगाई जाने लगी कि नवाज शरीफ जल्द ही पाकिस्तान लौट सकते हैं। पाकिस्तान में सत्ता बदलने के बाद 2018 में इमरान खान की सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें जेल में डाल दिया था। बाद में जेल से बाहर आए और 2019 में बीमारी का बहाना बनाकर ब्रिटेन भाग गए थे। हालांकि उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने उन्हें वापस पाकिस्तान लाने के कई प्रयास किए थे, लेकिन अब जब खुद इमरान खान तोशाखाना मामले में जेल की हवा खा रहे हैं तो नवाज शरीफ की वतन वापसी की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं।
महाराष्ट्र के संभाजी नगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक आदमी सरेआम गोली चलाता दिखा। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पैसों के लेनदेन के विवाद में उस आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी और ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें गोली चलाने वाला आदमी काला कुर्ता पहने सड़क के किनारे मौके का इंतजार करता दिखा और जैसे ही सफेद शर्ट पहने दूसरा आदमी सामने से सड़क पार करने लगा तभी काला कुर्ता पहने आदमी ने उस पर फायरिंग कर दी। आरोपी ने उसको एक के बाद एक कई गोलियां मारी जिससे सफेद शर्ट वाला आदमी वहीं सड़क पर गिर पड़ा और उसने वारदात के बाद भागने की कोशिश कर रहे आरोपी का पैर पकड़ लिया। सरेआम गोली चलने से मची अफरा तफरी के बीच कुछ लोग आरोपी को पकड़ने के लिए दौड़े और एक बुजुर्ग ने उस आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने घटनास्थल से गोली के कई खोखे भी बरामद किए। और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर 2009 के गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में बहस पूरी हो गई है। अब कोर्ट 22 अगस्त को इस मामले में फैसला सुना सकती है। यानी अब फैसले की घड़ी आ गई। 2009 में गाजीपुर के करंडा थाने में मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। इस केस के गैंग चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हमले का मामला शामिल है। पिछले 17 मई को मीर हसन पर हमले के मामले में मुख्तार अंसारी दोष मुक्त हो चुका है, जबकि साल 2011 में कपिल देव सिंह हत्याकांड मामले में मुख्तार दोष मुक्त किया गया था। अब गैंगस्टर के इस मामले में भी 22 अगस्त को फैसला आ सकता है। बिहार के वैशाली में एक सरकारी अस्पताल में एक आदमी की मौत पर बवाल हो गया। जिस आदमी की मौत हुई उसके परिजनों ने आरोप लगाया कि यह घटना अस्पताल की लापरवाही की वजह से हुई, जबकि अस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो मरीज दम तोड़ चुका था, जिसके बाद उन लोगों का गुस्सा भड़क गया और आग बबूला परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और उनके हाथ जो लगा उन्होंने उसे तहस नहस कर दिया। खिड़कियों के कांच तोड़ दिए, कमरे में रखे कुर्सी मेज समेत सारा सामान जमीन पर पटक दिया। दवाइयां और जरूरी कागजात बेतरतीब तरीके से पड़े नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने अस्पताल में तैनात एक गार्ड के साथ मारपीट भी की और जब पुलिस वहां पहुंची तो गुस्साई भीड़ ने पत्थरों की बारिश करके उन्हें वहां से खदेड़ दिया। सब तो क्षतिग्रस्त हो ही गया है, जो इमरजेंसी में दवा जितना है। उनका आरोप था कि सड़क हादसे में घायल वो अपने मरीज को जब अस्पताल लाए तो उसका इलाज करने के लिए वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर सारंगनाथ महादेव मंदिर में भी भव्य कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर ली गई है। वाराणसी का सारनाथ बुद्ध की उपदेश स्थली के तौर पर जाना जाता है, लेकिन सारनाथ की एक और पहचान है, वो है भोलेनाथ के साले सारंगनाथ की। मान्यता है कि सावन के महीने में भोलेनाथ काशी छोड़कर देवी पार्वती के साथ अपने साले सारंगनाथ महादेव के यहाँ मेहमान बनकर रहते हैं। इस मंदिर से मान्यता भी जुड़ी हुई है। यहाँ दर्शन करने से लोगों को संतान सुख मिलता है। यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु यहाँ भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस मंदिर को भी मूलभूत सुविधाओं से लैस कर दिया जाएगा। मंदिर को भव्य रूप मिलने के बाद यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को काफी आराम मिल सकेगा। सीरिया में कुर्द लड़ाकों का तुर्की के समर्थन वाले लड़ाकों के गुट पर जानलेवा हमला करने का खौफनाक वीडियो सामने आया। 12 साल से गृह युद्ध की आग में जल रहा सीरिया तुर्की का पड़ोसी है और उसके उत्तरी हिस्से में कुर्द लड़ाकों का दबदबा है, जिन्हें तुर्की आतंकवादी मानता है। इसलिए कुर्द लड़ाके और तुर्की के समर्थन वाला सीरिया की सरकार का विरोधी गुट एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं और सामने आए वीडियो में उनकी वही दुश्मनी देखने को मिली। कुर्द लड़ाके तुर्की की टीम के लड़ाकों पर अंधाधुंध फायरिंग करते नजर आए। तभी तुर्की के गुट वाला एक विद्रोही कुर्द लड़ाकों की गोलियों से बचकर भागता दिखाई दिया, मगर कुर्द लड़ाके उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े और उन्होंने रॉकेट लॉन्चर ही निकाल लिया। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। वहां एक कुत्ते की मौत पर हवन पूजन के बाद 13वीं का भोज खिलाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गांव के लोगों ने हिस्सा लिया, जिसकी चर्चा चारों तरफ हुई। हैरान करने वाला यह मामला बागपत के बिजरौल गांव से सामने आया, जहां टॉमी नाम के कुत्ते की मौत के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए गांव के ही कुछ लोगों ने मिलकर हवन पूजन कराया, जिसके बाद ब्रह्म भोज का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया गया। वहां से सामने आए एक वीडियो में कुछ लोग कुत्ते की माला लगी तस्वीर के सामने खड़े दिखे। पालतू कुत्ते के मरने पर आयोजित इस हवन और भंडारे की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। ईरान में 7 साल बाद सऊदी अरब के दूतावास में फिर कामकाज शुरू हो गया। ईरान के मीडिया ने दावा किया कि सऊदी अरब में भी जल्द ही ईरान का दूतावास खुलेगा, जो साल 2016 में दोनों के बीच हुए एक विवाद की वजह से बंद हो गया था। और ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए थे। ईरान के मीडिया के मुताबिक मार्च में चीन ने ईरान और सऊदी अरब के बीच मध्यस्थता करवाई थी, जिसमें दोनों देशों ने फिर से राजनयिक संबंध बहाल करने पर सहमति जताई थी, जिसके बाद ईरान की राजधानी तेहरान में पिछले 7 साल से बंद चल रहे सऊदी अरब के दूतावास को खोल दिया गया था। दोनों देशों के बीच विवाद उस वक्त शुरू हुआ था जब साल 2016 में सऊदी अरब में शिया मौलवी शेख अल निम्र को फांसी की सजा दे दी गई थी, जिस पर ईरान भड़क गया था और उसने सऊदी अरब से राजनयिक संबंध तोड़ लिए थे।
और दिल्ली के सभी स्कूलों में बच्चों के मोबाइल लाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने इसके लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी और स्कूलों को आदेश दिया कि वो इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे स्कूल में मोबाइल फोन लेकर ना आए, उसे पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाए। दिल्ली सरकार की एडवाइजरी में बच्चों के अभिभावकों से भी अपील की गई कि वो सुनिश्चित करें कि उनका बच्चा अपने साथ मोबाइल लेकर स्कूल ना जाए। एडवाइजरी में स्कूलों के हेल्पलाइन नंबर जारी करने के आदेश दिए गए, जहां इमरजेंसी के वक्त अभिभावक बात कर सके। स्कूलों को ये भी निर्देश दिए गए कि अगर बच्चा स्कूल में मोबाइल लेकर आता है तो उसे किसी लॉकर में रखने की व्यवस्था स्कूल प्रबंधन की तरफ से कराई जाए। दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी की। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में बादल फटने से वहां के हालात बिगड़ गए। भारी बारिश के बाद पहाड़ से आए बेहिसाब पानी और मलबे की चपेट में आकर एक मकान ढह गया और उसमें रहने वाले 5 लोग सैलाब में बह गए। इस घटना के बाद वहां दहशत मच गई, क्योंकि बादल फटने के बाद पहाड़ से आए सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पहाड़ से आ रहा बेहिसाब पानी जिले के सिरमौरी ताल नाम के गांव में घुसता दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा कि वहां कोई छोटा डैम टूट गया हो। बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने गांव में हाहाकार मचा दिया। एक घर तो बिल्कुल ही बह गया और उसमें 5 लोग आ गए, नहीं पता चल रहा कि अभी कहाँ है। सैलाब के गुजरने के बाद लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं, क्योंकि पूरे गांव में 3 से 4 फीट तक मलबा जमा हो गया। गांव में हर तरफ सैलाब के साथ आई बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई दी। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। यूपी के मुरादाबाद में बाढ़ की वजह से वहां की रामगंगा नदी उफान पर आ गई और उफनती नदी का पानी सड़कों पर बहने लगा, जिससे वहां की कई सड़कें पानी में डूब गईं, जिसकी वजह से वहां के लोगों को जान जोखिम में डालकर उसी पानी से होकर गुजरना पड़ा। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें वहां घुटनों तक पानी भरा नजर आया। कुछ इलाकों में तो इतना ज्यादा पानी भर गया कि लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया। ऐसे में लोग ट्रैक्टर की मदद से सफर करने को मजबूर दिखे। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें जल भराव की वजह से सड़कें ही गायब दिखी, जिन्हें देखकर ऐसा कदम मिला के चलो, कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो। ये भेदभाव धर्म जात सब भुला के चलो, ये भेदभाव धर्म जात सब भुला के चलो, कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो। ये देश ऋषियों का संतों का वारसाओं का, ये देश झूमती गाती हुई घटाओं का, ये देश गीता का इंजील का अजानों का, ये देश एक खुदा के कई मकानों का, खुदा के सारे मकानों में सर झुका के चलो, कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से मैं बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए आपके बीच में हाजिर हूं। बड़ी अच्छी नज्म है ये और दिल को छूती भी है, और लगता है कि देश की जो तमाम माटी है उसकी गंध को लिए हुए है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स, थैंक यू करण, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम वो सारे लोग जो आज मौजूद हैं, जो कुछ पेड़ के नजदीक पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे नशा चढ़ता है वैसे वैसे पेड़ की तरफ भागते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को फिर से शुरू करेंगे वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे आज मौजूद हैं। अरोड़ा जी आज कुछ कहना चाहते हैं क्या? जी अरोड़ा जी, मैं आता हूँ जी। मैं ये कांग्रेस के साथी से मुखातिब हूँ। आपने डिबेट के बिगनिंग में ही इनसे एक प्रश्न किया था, इन्होंने उसका जवाब दिया था कि हम जनता का हित ना
सदन के बाहर रह के कर सकते हैं। तो हजूरे वाला आप सबसे पुरानी पार्टी है, अगर आपकी सोच ही ऐसी है तो देश का क्या होगा। जी जी जी, कोई बात नहीं, आप कंडेम कर दीजिएगा, वो बात आप काट दीजिए, आपके पास अधिकार है, पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है। तमाम सारे लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। आप बैठेंगे तो अभी बैठेंगे, सबसे पुरानी पार्टी है वो और सबसे पुराने लोगों में से आप शरीक हैं, तो बैठिए पहले, मैं बैठिए नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम वाले लोग भी यहां पे मौजूद हैं, कल आए थे। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, मोदी जी होश में आओ, पुरानी पेंशन बहाल करो। हो गया, हो गया नई पेंशन ले ले, हम लोग छोड़ देंगे। जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओल्ड पेंशन स्कीम वालों का भी स्वागत है, वो अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात रख लेंगे। ईश्वर करे आपके बच्चों को, आपको, आपका घर ओल्ड पेंशन वालों से मैं कह रहा हूं बहुत खुशहाल हो। आपके घर में खूब सारी, कोई दान नहीं है, हमारा स्वाभिमान है। चुपचाप खड़े रहिए। मेरे घर में दिया जले न जले, मेरे घर में राशन आए न आए, अस्पताल में इलाज हो न हो, आपके घर में पेंशन जरूर आए। प्रभु से मैं ये कामना करता हूं। मैं कोई विरोधी नहीं हूं किसी का, आपके घर में पेंशन जरूर आनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन चुपचाप डिसिप्लिन वे में, क्योंकि आप जितना डिसिप्लिन वे में सरकारी कर्मचारी में कार्यालय में काम करते हैं ना, उतना कोई कार्यकर्ता ही नहीं देश में। जैसे ही फाइल आती है चाय दूर चली जाती है, जैसे ही फाइल सामने आती है चाय पीने दूर चली जाती है। खड़े रहिए चुपचाप। जरूर पेंशन मिले, ईश्वर करे आपको जरूर पेंशन मिले, आपके बच्चों को आपके सब सुख मिले। हमारे घर में दिया जले ना जले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पेंशन जरूर मिले। नौजवानों को बाबूजी नौकरी मिले न मिले, आपके घर में जरूर पेंशन मिले। आपको पूरा हक है, क्यों ना हो, सुरक्षा का हक है। सुरक्षा का हक तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है आपको, और वो हक आपको मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। जी बोलिए, पहले पेंशन वाले बोलेंगे, उसके बाद कोई। जी, मैं जो है दिल्ली अध्यापक परिषद का उपाध्यक्ष बोल रहा हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं जगाना चाह रहा हूं कि हमारी जो ओल्ड पेंशन की डिमांड है, आज पूरे देश में कर्मचारी त्रस्त है कि मतलब उनके जीने का सहारा ही छीन लिया, उनका स्वाभिमान ही छीन लिया है। अगर किसी का स्वाभिमान ध्वस्त हो जाएगा, वो क्या सरकार में बैठकर काम करेगा? सरकार हम बनाते हैं, सरकार हम चलाते हैं, और सरकार हमारी कोई सुनती ही नहीं है। ओल्ड पेंशन हमारा एक स्वाभिमान है, और उस में ओल्ड खुद, क्या नाम है साहब? मेरा BL शर्मा है। शर्मा जी टीचर हैं, सारे ट्यूशन बंद हो, पेंशन लेकिन जरूर मिले। तो बैठिए, मैं आ रहा हूं। बहुत बढ़िया। सारे क्लासेस, सारे टीचर अपॉइंट हो, क्लासेस सुचारू रूप से चले न चले, तोड़ करके मत बोलिए सर, शब्दों को तोड़ करके मत बोलिए सर। ये बताइए हमको, विधायक 2 दिन के लिए हो जाइए, इनको पेंशन मिलती है। 60 साल हम कर्मचारी हैं, हम भी अध्यापक हैं, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, जौनपुर से, बनारस जौनपुर से, जहां से हमने मोदी जी को। माध्यमिक शिक्षा के हैं या इंटर 12? नहीं सर, प्राथमिक में है। प्राथमिक? जी, हेडमास्टर हैं सर। हमको ये बताइए, हमको पेंशन चाहिए सर, हमारे पास भी बाल बच्चे हैं, परिवार है। कल 60 साल का हो जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा, मैं कटोरा लेके भीख मांगूंगा? इनके नेता हमारे यहाँ आए थे, हमने उनसे कहा भैया हमको पुरानी पेंशन चाहिए। कहें आपको पुरानी पेंशन क्यों चाहिए? हम कहें आप क्यों लेते हैं? कहें हमको चाय पिलानी होती है। हम सामाजिक नहीं है, हम कहीं जो है वो आसमान से उतर करके आए हैं, हमारे यहाँ कोई चाय पीने के लिए नहीं आता है। इन नेताओं की ये बोली भाषा है, ये आप देख लीजिए। क्या नाम है आपका? राजीव मर त्रिपाठी मेरा नाम है। त्रिपाठी जी, एक संघर्ष तो कर ही रहे हैं, जहां संघर्ष करना चाहिए वहीं संघर्ष कर रहे हैं।
उसी रुकिए सर, मैं बात करूं, मैं आ रहा हूं सर। जहां संघर्ष करना चाहिए वहीं त्रिपाठी जी संघर्ष करिएगा, पेंशन लेकर रहिएगा, इनको नाको चने चबा दीजिएगा, पेंशन जरूर लेकर रहिएगा। कच्चे कर्मचारियों, अरे कच्चे कर्मचारी क्या, पहले पक्के वालों को पेंशन दे, पहले पक्के वालों को पेंशन देंगे हम, फिर कच्चे वालों की सुनेंगे हम। एक मिनट रुकिए, रुकिए, कोई हमसे पूछे जो प्राइवेट वाले हैं, सुनिए, कोई पेंशन नहीं, हर साल में एक रिव्यू होना चाहिए कि कितने कैसा काम कर रहे हो बेटा, सही चल रहे हो या नहीं, और सही कैसे चल रहे हो, कहीं वो तो नहीं हो गए, कौन, गोदी मीडिया। सवाल तो बराबर पूछते हो हमसे तुम, बिल्कुल कायदे से चलना, कान खींच दूंगा तुम्हारे। हम आपका भी एक इम्तिहान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, और आपसे भी ये पूछा जाना चाहिए, आपसे भी ये पूछा। मैं ये कह रहा हूं पेंशन जरूर हो सर आपके घर में, लेकिन मैं एक चीज जरूर, अरे ट्रक होता, हाँ आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया कि फिटनेस का एक टेस्ट होता है ट्रक का, अरे ट्रक कोई इंसान है भाई, वो ट्रक थोड़ी ना है वो कि फिटनेस का टेस्ट होगा उनका। सर मेरी सर भावना समझिए सर, मेरी भावनाएं ऐसी हैं कि नहीं, फिटनेस में मेरे मायने ये है कि फिटनेस मीन्स कि आप क्या उस जॉब के लायक हैं, या क्या आप 100% दे पा रहे हैं। हम लोग सर प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, हम लोग तो सर अपनी क्षमता से 400% ज्यादा देते हैं। लेकिन भाई सरकारी कर्मचारी इम्तिहान दे के आया है और पास हुआ है तो उसको तो मिलनी चाहिए, पेंशन तो मिलनी चाहिए, पेंशन जरूर मिलनी चाहिए। जी इम्तिहान मैंने भी दिया था, इनसे ज्यादा मार्क्स लेके आया था सर, लेकिन मेरा नहीं हुआ सर। तो पेंशन आपको भी चाहिए? नहीं, हम इतना कमाए प्राइवेट सेक्टर में कि ये पेंशन दे सके सर। तो बस ठीक है। देखिए साहब, आप ज्यादा कमाते हैं, एक टीचर की इतनी तनख्वाह नहीं होती है, जरूर हो, लेकिन एक सवाल जरूर त्रिपाठी जी आपसे पूछेंगे, पूरे कार्यकाल में 40 साल में कितने एकलव्य पैदा किए, कितने अर्जुन पैदा किए, पूछूंगा जरूर आपसे, पूछूंगा जरूर त्रिपाठी, त्रिपाठी पूछूंगा जरूर। यस हुआ है सर, क्या बात कर रहे हैं? अरे तब तो तुम्हें जरूर पेंशन मिलनी चाहिए, जरूर पेंशन मिलनी चाहिए। आप चुप रहिएगा जी। नमस्कार सर, मैं साथियों ध्यान से बात, साथियों क्यों नहीं, भाषण नहीं है, तुरंत बोलिए। ठीक है। शांत है माहौल फिर भी मन अशांत क्यों है, अरे पानी पिया है बहुत फिर भी प्यास क्यों है, कि नफरत की आग ने हमें जालिम बना दिया, जिधर भी देखो सोचो ये खून खराबा क्यों है। तिरंगे के लिए 4 लाइन देता हूं, देखिएगा। तिरंगा कहता है लहरा कर, शहीदों तुमको मेरा नमन हो, और मैं तो हूं देश का गौरव, मेरे गौरव तुम ही हो। धन्यवाद। सुनिए, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, भगत सिंह, सब फांसी पे चढ़ गए, किसके लिए? देश के लिए, देश के लिए। कोई नहीं बोलेगा। आप भी एकलव्य किसी शिक्षक के बनाए हुए हो, आप भी एक एकलव्य शिक्षक ने बनाया आपको, वो भी मेरा कोई भाई है जो आज आपको यहाँ खड़ा होके देश। बजाओ ताली इनके लिए त्रिपाठी जी, बजाओ ताली त्रिपाठी जी के लिए कि आज पैसा वसूल कर रहे हैं क्योंकि हमें बनाया है, तो पैसा दे दो क्योंकि बनाया था, द्रोणाचार्य नहीं हो। बोले मैंने तुमको इंजीनियर बनाया इसलिए समाज मुझे पैसा दे। वाह गुरु मेरे, वाह गुरु जी। मैं आज यहाँ पर एक और बात कहना चाहती हूँ कि जब हम लोग, क्योंकि ये अगर हम पार्लियामेंट में डिबेट ले जाओ और जिस बात के ऊपर बात हो रही है उस पर आ जाए वापस, तो मणिपुर की बात जहां पर इतनी उछल उछल कर सामने आई, उसके ऊपर भी ये बात कही मोदी जी ने कि मणिपुर में जो हुआ उसका बहुत दर्द और दुख है। अमित शाह जी ने भी बताया कि वहां पर 50 बार मोदी जी गए और 400 बार ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट, और 400 बार मंत्री भी गए वहां पर। और उससे ऊपर ये पूछना है इसी कांग्रेस से कि जो अब ये जो आंध्र प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय का जो बॉर्डर का काम होना था 1962 के अंदर, बनाया तो आप ही ने था, काटना आपने था, बॉर्डर आपने करना था। जी जी, लास्ट वर्ड में बोलता हूं, आपका नाम? एक मिनट रुको, क्या नाम है? BL शर्मा। शर्मा जी,
और भाई जी आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? रामजी साहू है। रामजी साहू, और जो तमाम सारे ओल्ड पेंशनर्स आए हैं, सबका स्वागत है। ईश्वर से कामना है और सरकार से गुहार है, विनती करता हूं कि बहुत कंसिडरेट होकर सुने इनकी बात, और अगर ओल्ड पेंशन लागू हो सकती या जो नया फॉर्मूला मंत्रालय लेके आना चाहता है, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो तो आप तो वही मानेंगे, आप तो एक ही पैर की चिरैया लेंगे, मुझे मालूम है जी, वही लीजिएगा जी। एक मिनट जी, पहला चीज देखिए, गुरु गोविंद दोहू खड़े काको लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। पहले ये जो शिक्षक गण आए हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि आप वहां से अपने हक और अपने हकूक के अधिकार के लिए यहाँ पर आए हैं। दूसरी चीज, एक मिनट, दूसरी चीज, हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। एक मिनट हम सरकारी एक मिनट सर, एक मिनट हाँ जी। आप पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में ये लोग क्या पढ़ाता है वो हम जानते हैं इन लोग के बारे में। अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर जाओ, जाओ। क्या नाम है? धर्मेंद्र महतो। धर्मेंद्र महतो। 3 बार नाम पूछता हूँ, प्लीज खड़े रहेगा, शो खत्म हो गया, जिनको जाना चाहें, मेरा शो यही है। क्या नाम है? धर्मेंद्र महतो। 3 बार नाम पूछूंगा, क्या नाम है? धर्मेंद्र महतो। बोलो। धर्मेंद्र महतो। अब बोलो मुद्दा। आप ये लोग जो पेंशन के लिए ये लोग आए हैं, ये लोग स्कूल में, एक मिनट सुनिए पहले बात, बोलिए मत। आज आप ही लोग का दिन है जो हम ऑटो चला रहे हैं, दूसरे का दिन नहीं है, बोलिए मत। आप ही जैसे गुरु हम लोग का मिला आज ऑटो चला रहे हैं, दूसरा ऑटो और दूसरा गुरु मिला होता ना तो आज अच्छा खाते हम लोग भी। आपका सुने, आप पेंशन के अपने लिए मरते हैं, लेकिन हाँ बच्चों के लिए नहीं मरते। हम बिहार का, हम जानते हैं कौन से आप कितना पढ़ाते हैं हम जानते हैं, आप लोग कितना पढ़ाते हैं हम जानते हैं। आप किससे बात कर रहे हैं महाराज? माता जी जाओ बेटा, खड़े हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं इन्हीं लोग के चक्कर में। खड़े रहो। मातो जी, ऑटो चलाना बुरी बात नहीं है। मातो जी, ऑटो चलाना बुरी बात नहीं है, लेकिन त्रिपाठी जी, अश्वत्थामा को ज्यादा और अर्जुन को कम। हाँ, समझ गए आप जी। प्लीज कंप्लीट। देखिए, पहली चीज, मुद्दे पे आइए। नहीं, मुद्दे पे आएंगे, मुद्दे पे जरूर। इससे वोट नहीं मिलेगा। मैं बोल दे रहा हूँ, कांग्रेस जहाँ सरकार चला रही है वहाँ पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है, आप लोगों का भी लागू करेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, बहन ने मणिपुर पे चर्चा शुरू की है, मणिपुर पे फिर से आते हैं, ठीक है। अब कह रही है प्रधानमंत्री जी 50 बार नॉर्थ ईस्ट गए। अरे भाई, हम तो यही कह रहे हैं कि मणिपुर जाइए, वहां देखिए क्या हो रहा है, उसको शांत करिए। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री जी, एक मिनट, देखिए ये डिबेट है। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल, अमित शाह 3 दिन से, अमित शाह जी 3 दिन से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किए और ना कर सकते हैं। दूसरा चीज, ये भाई साहब कह रहे थे कि सबूत ढूंढना पड़ेगा। एक मिनट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसके खिलाफ ये सरकार बिल ला दी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ ये सरकार बिल लाएगी। चुनाव आयोग की कमेटी में चीफ जस्टिस। आपने पढ़ा नहीं आपने। उसने कहा कि जब बिल आ जाएगा, बिल जो है मुश्किल है, आप पढ़ते नहीं हैं। बिल लाने का काम संसद का, पढ़ते नहीं। देखिए प्रधानमंत्री जी, बिल लाने का काम संसद का। प्रधानमंत्री जी ऊपर से